नमस्कार, मैं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस 5 की पड़ताल में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम चिकन नेक कॉरिडोर यानी सिलीगुड़ी का दौरा किया है। एक तरफ बीएसएफ के बढ़ते दायरे और कड़े एक्शन से अवैध घुसपैठ और मवेशी तस्करी पर अभूतपूर्व नकेल कसी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमावर्ती इलाकों में करोड़ों की विकास परियोजनाओं से सुरक्षा भेद की जा रही है। लेकिन राष्ट्रवाद की इस किलेबंदी पर बंगाल की सियासत में उबाल है। ममता बनर्जी की टीएमसी इसे संघीय ढांचे पर हमला बता रही है, तो बीजेपी का तीखा पलटवार है कि घुसपैठियों के संरक्षकों को देश की सुरक्षा से डर क्यों लग रहा है। सवाल खड़ा होता है कि क्या यह दौरा सिर्फ सरहद की सुरक्षा पुख्ता करने तक सीमित है या फिर यह बंगाल के राजनीतिक रण में ममता दीदी की घेरेबंदी है। उत्तर बंगाल का सिलीगुड़ी सामरिक रूप से भारत का सबसे संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर और इसी सरहद पर आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कदम रख दिए हैं। सिलीगुड़ी के पास भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अमित शाह ने सीधे जवानों से संवाद किया, उनका हौसला बढ़ाया और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। सीमा से 50 किलोमीटर भीतर तक बीएसएफ के बढ़े अधिकार क्षेत्र के बाद मवेशी तस्करी और अवैध घुसपैठ पर वो नकेल कसी गई जो पहले कभी नहीं देखी गई। शाह का संदेश साफ है, भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं, विकास की भी है। शाह ने इस दौरे पर करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बॉर्डर इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सड़कें बनाना और स्थानीय लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना केंद्र की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत विकास को ही सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल बनाया जा रहा है। जहां एक तरफ इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की किलेबंदी कहा जा रहा है, वहीं बंगाल की सियासत में इसे लेकर उबाल है। ममता बनर्जी की पार्टी का दावा है कि विकास के नाम पर बंगाल की अस्मिता और संघीय ढांचे को चुनौती दी जा रही है। लेकिन बीजेपी का पलटवार है कि घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों को अब देश की सुरक्षा से डर लग रहा है। तो सवाल बड़ा है, क्या अमित शाह का ये दौरा सिर्फ सरहद की सुरक्षा को पुख्ता करने तक सीमित है या फिर ये राजनीतिक रण में बंगाल के भीतर एक ऐसी किलेबंदी है जिसे भेद पाना ममता दीदी के लिए नामुमकिन होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पश्चिम बंगाल में चाक चौबंद पूरी व्यवस्था करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह वहां के दौरे पर हैं। बीएसएफ से उन्होंने मुलाकात की है और जिस तरह से घेरेबंदी वहां पर चल रही है उसकी भी उन्होंने समीक्षा की है। तो जुमगाची सीमा चौकी का उन्होंने दौरा किया है। इस दौरान कल देर शाम अमित शाह पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल और 3 दिवसीय उनका ये दौरा है। सिलीगुड़ी में बीएसएफ जवानों से उन्होंने संवाद किया है। बांग्लादेश बॉर्डर का भी उन्होंने निरीक्षण किया है, किस तरह से वहां पर फेंसिंग हो रही है, किस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त की है। सीमा सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक हुई है इस दौरान। इसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। इसके अलावा अन्य अधिकारी भी उस बैठक में मौजूद रहे। नए आपराधिक कानूनों पर भी मंथन हुआ है। इस दौरान जन्म मृत्यु पंजीकरण की समीक्षा की है और उसको डिजिटलाइज करने के लिए भी बातें कही गई हैं कि किस तरह से उसका डिजिटलाइजेशन किया जाए। घुसपैठ और तस्करी पर विशेष फोकस इस बैठक के दौरान हुआ। उनके इस दौरे में ये खास बातें हैं। कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो आज की हमारी चर्चा का विषय यही है कि किस तरह से वहां पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है और व्यवस्था के पीछे क्या सिर्फ व्यवस्थाएं ही हैं, चीजों को दुरुस्त करना ही है या एक बार फिर से ममता बनर्जी के खिलाफ वहां पर किलेबंदी करना है जिससे कोई भी इसमें सेंध न लगा सके। इसी पर चर्चा के लिए हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कुशल पांडे जी प्रवक्ता हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है कुशल जी आपका। कुशल जी, सवाल यही उठ रहा है सर फिलहाल कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम बदला है। ममता बनर्जी की सरकार लंबे समय से वहां पर थी, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे शंका समस्याएं थी जो बीजेपी लगातार उठा रही थी। अब कितना बदला है पश्चिम बंगाल और क्या चुनौतियां आपके सामने? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अंकित जी मैं बताना चाहूंगा कि लगभग देखिए बंगाल में सिर्फ 15 साल की सरकार नहीं थी। बंगाल में 15 साल से पहले 34 साल वामपंथियों की सरकार थी। तो टोटल मिलाकर के 49 साल बंगाल पीछे गया है, सिर्फ 15 साल नहीं। 34 साल वामपंथियों ने बंगाल को पीछे रखा
उसके बाद 15 साल ममता बनर्जी की सरकार ने। अब देखिए, घुसपैठी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। हमारी सरकार बनते ही, मुख्यमंत्री शपथ लेते ही बॉर्डर सुरक्षा के लिए जगह दिया, और यहाँ तक कि मतलब जाली बिछवा करके उससे पहले घेरा, तार बिछवा करके। तो लगातार हमारे मुख्यमंत्री जो जो वादा किए हैं पश्चिम बंगाल की जनता के साथ में, उस वादे पर खड़े उतरने के लिए 24 घंटा तत्पर हैं, काम कर रहे हैं। और हमें लगता है कि सरकार बनने के बाद हमें लगता है कि दूसरा या तीसरा दौरा हमारा बंगाल में गृह मंत्री साहब का है। तो आप यही समझ लीजिए कि बंगाल को किस तरह से ले रही केंद्र सरकार। जब यहाँ पर डबल इंजन की सरकार नहीं थी, तो यही अमित शाह जी को इस बंगाल में आने पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती थी बाहरी है, अमित शाह को मैं आने नहीं दूंगी, अमित शाह को आने से पहले मेरा परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए बंगाल की जनता ने उनका विदाई किया और ये बताया कि देश के, भारत के ही हिस्सा है पश्चिम बंगाल, उस राज्य में आने से एक गृह मंत्री को परमिशन लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आपको परमिशन दे रहे, आप बाहर जाओ, हम डबल इंजन की सरकार बना रहे हैं, गृह मंत्री जी बिना परमिशन का बंगाल में आएंगे और बंगाल को एक विकसित बंगाल बनाने के लिए, बंगाल को एक सुरक्षित बंगाल बनाने के लिए ये मतलब दिन रात एक करेंगे। तो आज अमित शाह जी का दौरा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री साहब भी वहां पर हैं, और जिस प्रकार से बंगाल में 2 महीने में काम हुआ है, इस 2 महीने के काम से हमें लगता है कि बंगाल की % जनता संतुष्ट हुई है। ये 2 महीने की सरकार है। अभी तो 1825 दिन के लिए हमारी सरकार बनी है साहब, 5 साल के लिए। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि सरकार 1825 दिन के लिए बनी है। 1825 दिन के बाद में अगर हम बंगाल की जनता के साथ पास वोट मांगने के लिए जाएंगे तो बंगाल की जनता कहेगी साहब आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, हम खुद दिल खोल करके आपको वोट देंगे, क्योंकि आपने बंगाल को बचाया, बंगाल की अस्मिता को बचाया। देखिए, बंगाल में सरकार बनाना ही हमारा सिर्फ एक एजेंडा नहीं था, बंगाल में हमारा मुख्यमंत्री हो सिर्फ यही एजेंडा नहीं था। बंगाल की अस्मिता जो दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही थी, बंगाल की संस्कृति और संस्कार दोनों खत्म होते जा रहा था, इसलिए बंगाल में भाजपा की सरकार जरूरी थी। और बंगाल की बंगाल में भाजपा की सरकार जरूरी थी और भाजपा की सरकार फिलहाल बन गई है, अगर आपकी बात मान लो। सुमित मेहरोत्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, टीएमसी के नेता हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमित जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम बदला है, टीएमसी की कह सकते हैं कि बुरी तरह वहां पर हार हुई है, अब जिस तरह से पूरी बीजेपी की प्लानिंग चल रही है, कई सारे आपके सांसद, विधायक या जो कार्यकर्ता हैं वो भी अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए क्या प्लानिंग आप लोगों की? क्योंकि पश्चिम बंगाल तो बीजेपी ने फतह कर लिया है, लेकिन आगे की लड़ाई भी तो लड़नी है आप लोगों को। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कोई बंगाल को लेकर के प्लानिंग नहीं करी है। ये वहां पे जहां पे देखिए महाराष्ट्र में इन्होंने शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, तो ये तोड़ के अपने पास बनाते चले जा रहे हैं। और आप बिहार में देख लीजिए, इनके सहयोगी दल जो इनके साथ में सहयोगी, उन्हें तोड़ देते हैं। सर, तोड़ तो रहे हैं, लेकिन टीएमसी में कमजोरी कहां रह जा रही है भाई? तोड़ने की कोशिश तो हर दल करते हैं, लेकिन सभी दल के जो लोग हैं वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। टीएमसी भी कोशिश कर रही है बीजेपी के लोगों को तोड़ने की। मैं दावे से कह सकता हूँ, बिल्कुल आश्वस्त हूँ। आप सीबीआई हटा दीजिए, सीबीआई अपना तोता छोड़ दीजिए, आप विपक्ष को दे दीजिए, तो जितने खेमे में आपके पास गए ना, उससे ज्यादा खेमे से इधर आ जाएंगे, सब आ जाएंगे सीबीआई ईडी के डर, सब आएंगे, कौन नहीं आएगा? अभी आप देखिए जिस तरीके से हमारे कई विधायकों को तोड़ा इन्होंने, सीबीआई ईडी और ईडी भेज करके उनके बच्चों को, माँ को परेशान करने का काम कर रही है। इनकी यही आदत है। देखिए, विकास की बात करते नहीं है, विकास कहीं करा नहीं है पूरे देश में। आज आप हालात देख लीजिए, चाइना हमारे अंदर घुसा चला रहा है, अरुणाचल प्रदेश में जितना 25-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर घुसा रहा है चाइना, वो यहाँ लाख नहीं। अमेरिका हमें लाख दिखा के बात करता है, कहता है मोदी जी जैसा हम कहेंगे वैसे आप काम करोगे। कोई धरना प्रदर्शन करे, अपने बच्चों के लिए मांग मांगे, तो आप देख ले सकते हैं कि हमारे वांगचुक जी जो है दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, 20 दिन होते अनशन पे थे, आज उन्हें उठा लिया गया। तो भाई क्या जरूरत थी? अगर वो कोई एक मांग रख रहे हैं, किसी एक मंत्री को आप हटा दीजिए, शिक्षा मंत्री को हटा करके दूसरे शिक्षा मंत्री को ले आइए, पर नहीं, हमारे यहाँ इस्तीफा देने की प्रथा नहीं है। बच्चों के संग में हम खिलवाड़ कर सकते हैं, उनके भविष्य के संग में खिलवाड़ कर सकते हैं, पर हम अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं लेंगे। ये ऐसी भ्रष्ट सरकार है। सरकार में देखिए, उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, अयोध्या में कितनी बड़ी लूट हुई, खजाने से लूट हुई है, सरकार चुप है।
उन्हें बचाने का काम हो रहा है। जो आरएसएस, जिसने आरएसएस ने चंदा इकट्ठा करा है, वही लोग चोर निकल रहे हैं, प्रभु श्री राम का चोरी कर रहे हैं। तो हालत तो ऐसे बना रखी है पूरे देश के अंदर। पर बंगाल में अब देश के गृह मंत्री जा रहे हैं, जैसे भी भारतीय जनता पार्टी के कुशल पांडे जी कह रहे थे कि साहब वो ममता जी ने कहा था रोकेंगे, बिल्कुल कहा था। मैं तो कह रहा हूँ कि आज आप ईमानदारी से चुनाव करा लीजिए, वहां पे फिर से करा लीजिए ईमानदारी से चुनाव, पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए बिल्कुल ईमानदारी से चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे साथ फिलहाल प्रकाश चंडालिया जी भी संपादक हैं राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रकाश जी, सवाल मेरा आपसे होगा, आपने दोनों लोगों को सुना किस तरह से कुशल जी कह रहे थे और सुमित मेहरोत्रा उनका काउंटर कर रहे थे। क्या मौजूदा स्थिति, क्योंकि अमित शाह का लगातार अब पश्चिम बंगाल का दौरा हो रहा है, लगभग टीएमसी के जितने विधायक सांसद थे तकरीबन को बीजेपी ने कैप्चर कर लिया यूं कहें, या बीजेपी में लोग आने के लिए तैयार हैं। इसको किस तरह से देखा जाए? क्या टीएमसी पूरी तरह से खत्म हो रही है और क्या इसका बैकअप हो सकता है टीएमसी का? देखिए, तृणमूल तो गुजरे जमाने की दास्तान हो गई है। हमारे मित्र जो मेहरोत्रा जी है वो माने न माने, ममता बनर्जी इस बात को मानने वाली हैं कि तृणमूल पार्टी जो है गुजरे जमाने की दास्तान हो चुकी है। पश्चिम बंगाल का ये इतिहास रहा है कि जो पार्टी यहाँ राज करती है, लंबे समय तक राज करती है, और जिस दिन इस पार्टी की विदाई हो जाती है उसके बाद उस पार्टी की वापसी नहीं होती। आप पांडे जी भी, कुशल पांडे जी भी जी भी हैं, यहाँ 34 वर्षों तक वामपंथियों ने शासन किया। उसके बाद 15 वर्षों में वामपंथियों की क्या दुर्गति हुई है ये आपने देख लिया। उसके पहले कांग्रेस का शासन था, बंगाल से कांग्रेस उठकर चली गई। तृणमूल से अपेक्षाएं थी, तृणमूल को बहुत उम्मीद से लोगों ने शासन में बैठाया था, क्योंकि वो 34 वर्षों के वामपंथी शासन से ऊब गए थे। मां माटी मानुष का बहुत ही प्यारा नारा, बहुत ही लुभावना नारा ममता बनर्जी ने दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार का ऐसा पिटारा खोला कि एक एक आदमी जो है यहाँ पर पूरे देश के लिए एक इतिहास बन गया कि बंगाल में इस प्रकार से शासन में बैठे लोग लूट कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जिस पार्टी के सेकंड इन कमांड जो है, जिन्हें सेनापति कहा जाता है, वो कितने सारे घोटालों में लिप्त हैं, और उनकी भाषा, उनकी बोली, उनके तेवर, उनके जो एटीट्यूड है, इसको अगर देख लिया जाए तो अंदाज लगेगा कि ये पार्टी शासन में तो क्या अपने घर में भी रहने लायक नहीं है। कैसे संस्कार आपने दिए। बंगाल जो इतना, जिस पर पूरा देश गर्व करता है, जिसकी संस्कृति पर, और जिस पश्चिम बंगाल का भारत के जीडीपी में अंकित जी 24% से अधिक का हिस्सा था, आज वो गिर करके 5 पॉइंट समथिंग हो गया है, 5.6 हो गया शायद। इतनी गिरावट का कारण 34 वर्षों का वामपंथियों का शासन, 15 वर्ष का ममता बनर्जी का शासन। ज्योति बसु जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त ये होता था, यहाँ पर फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी होती थी, लेकिन वो जो शिला पट्ट है, आज वो अपने हाल पर आंसू बहा रहे हैं, वहां पर काम नहीं हुए। ममता बनर्जी ने BGBS, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, इसके लिए भारत में भी कई मीटिंग्स करी, विदेशों में भी करी, स्पेन में जाकर के लोगों से अनाउंसमेंट करवाए, लेकिन ये सारे निवेश जो हैं अखबारों में आ गए, बयानों में आ गए, तालियां बज गई, उस पर हजारों करोड़ रुपए का खर्च हो गया। 634 करोड़ तो उन्होंने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट की इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए एक एजेंसी को पेमेंट कर दिया, लेकिन धरातल पर 80% निवेश जिसकी बात की थी वो सिर्फ कागजी बनकर रह गया। केवल 20% काम हुए। 8000 से अधिक कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर चली गई, बड़े घराने चले गए। टाटा 15 वर्षों तक बंगाल से तौबा तौबा करता रह गया। वामपंथियों के दौर में हटा, ममता बनर्जी ने आंदोलन किया, टाटा वापस नहीं आया, क्योंकि इन्होंने उद्योग और उद्योगपतियों के महत्व को समझा ही नहीं। इन्होंने तोलाबाजी को, सिंडिकेट को, लूटमार को, स्कूलों में भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार। चलिए बिल्कुल सर, ममता बनर्जी की सरकार में भ्रष्टाचार था, उद्योग भी कह सकते हैं इसी वजह से बहुत ज्यादा वहां पर नहीं आए। आप भी बता दीजिए जी प्रकाश भाई, एक चीज बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री कितना इन्वेस्ट लेकर के आए, आप बता दीजिए थोड़ा सा तारीख कर दीजिए प्रधानमंत्री की भी। 500 करोड़ रुपया लूट लिया, चंदा लूट लिया, चंदा चोरी से अब MP MLA खरीद रहे हैं, और ये पता नहीं कितना निवेश लेकर के आए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। जिनकी पार्टी नहीं बची अंकित जी, जिनकी पार्टी नहीं बची है, किस दल में एक निवेश नहीं आया, ममता बनर्जी के निवेश नहीं आया। अरे कुशल भाई सर एक करके अपनी बात रखेंगे तो स्पष्ट हो पाएगा, समझ में आएगा। मेहरोत्रा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रुपए लूट लिए, प्रधानमंत्री ने। प्रभु श्री राम के भी पैसे खाने वाले चंदा चोर हैं। भाई साहब थोड़ी शर्म करिए, थोड़ी सी शर्म करिए। आप राम को नहीं मानते, आपको ऐसे संस्कार मिले हैं, कम से कम राम के नाम को इस प्रकार से बदनाम मत कीजिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? जो लोग, अरे प्रकाश भाई छोड़िए, SIT पर आप भरोसा रखिए। सुमित जी आपको जनता पर भरोसा नहीं है, इसीलिए जनता आपकी पार्टी को दरकिनार कर चुकी है। सुमित जी, आपकी पार्टी सुमित जी, अरे तो आप बताइए ना, देश के प्रधानमंत्री कितना निवेश लेकर के आए हिंदुस्तान के अंदर, आपको मालूम होगा।
आप editor भारत हैं, की बहुत बढ़िया स्थिति editor में हैं। भारत पूरे दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो रहा है। पार्टी की वाहवाही करना, अपना पेपर चलाना, चलाते रहिए, पेपर चलाइए, न्यूज एजेंसी आपको भारत की संस्कृति पर गर्व नहीं है, आपको भारत के आर्थिक उन्नति पर गर्व नहीं है, भारत के वैज्ञानिकों की सफलता पर गर्व नहीं है। कितनी उन्नति कहां हुई, से कहां पहुंच गया, कहां से आज खोल दिए। आज भारत की सरहद जो सुरक्षित है नरेंद्र मोदी के साथ, भाई 2 करोड़ भारत की नौकरियां औद्योगिक कितना प्रगति इन्वेस्ट मिला, हिंदुस्तान को कितना इन्वेस्ट मिला, सुरक्षा आज देश कर्जे पे जा रहा है, चाइना और अमेरिका कर्जे में जा रहा है, अरे कर्जे में जा रहा है हिंदुस्तान, हवाई लूटने के देश के प्रधानमंत्री आपको तो हाथ स्वीकृति करनी नहीं आती, आपको अपनी हार स्वीकार नहीं करती। 15 वर्षों से जो व्यक्ति भारत के प्रधान सेवक के रूप में नई दिल्ली में बैठ कर पूरे देश में राज कर रहा है, राज नहीं कर रहा, राज तो मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी दुनिया भर कर रहे हैं। बता दीजिए 12 साल में कितना काम हुआ, देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ रहा है अमेरिका के आगे, ये काम हुआ। आप समझ जाते तो ऐसा तर्क नहीं करते। आज तक देश झुका नहीं, राष्ट्रीय अमेरिका के आगे झुका नहीं था। समय में एक अच्छे विषय पर डिबेट हो रही है, सच को करिए, सच देश के प्रधानमंत्री झुक रहे हैं, शहर का चक्कर खिलवाड़ कर रहे हैं, पेपर आउट करा के उन्हें मार दे रहे हैं। ये ऐसा देश बनाएंगे, ऐसा देश बनाएंगे, ऐसा भाई साहब मेरी बात सुनिए ना, आप कुछ बोलेंगे नहीं, सुमित जी एक एक करके हम बातचीत कर लेते हैं। सुमित जी सवाल मेरा आपसे है। सुमित जी आवाज मिल रही है आपको? आवाज सवाल मेरा आपसे है। भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारी परेशानियां हैं। पश्चिम बंगाल में जनता ने टीएमसी को क्यों नहीं चुना? और जो आपने बताया कि सीबीआई का एक डर दिख रहा है, सीबीआई अगर विपक्ष को दे दी जाए तो जितने बीजेपी में जा रहे हैं उससे ज्यादा टीएमसी में आ जाएंगे। तो आप लोगों में कुछ ऐसे भी लोग तो हैं कि सबको सीबीआई का डर नहीं है, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को सीबीआई का डर क्यों सता रहा है? अंकित भाई, विपक्ष को और सीबीआई ईडी मिल गई तो हो सकता है देश के गृह मंत्री विपक्ष के पास, ये भी हालात है, ये भी हालात है। बंगाल में सीबीआई और ईडी भारतीय जनता पार्टी छोड़ सीबीआई ईडी विपक्ष को मिल जाए। और आज हालात आप बना रखते हैं, आप देखिए ना, कोई आवाज उठा नहीं सकता। कौन उठाएगा? आवाज उठाएंगे आप जिस तरीके से बंगाल में केवल एक विपक्ष को दबाने का, कि बुलडोजर चलाने का, लोग के घर तोड़ने का, ये कौन सा कानून है भाई? कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पर नहीं, हमें हम तो जहाँ जाएंगे वहां चलाएंगे, हम तो जहाँ ममता बनर्जी चलाएंगे और सरकार से कुछ पूछेंगे नहीं, सरकार से कुछ पूछेंगे नहीं, ये सब चीजें बंद कर दीजिए, कोर्ट वगैरह कुछ बंद कर दीजिए। जब आपको भी सब कुछ चलाना है, चलिए ठीक है, मैं कुशल जी से एक जवाब कुशल जी से भी ले लेता हूँ। कुशल जी, बंगाल में आपने चुनाव जीत लिया, सब कुछ व्यवस्थित तौर पर हो गया, आपकी सरकार बन गई, अब आप योजनाएं भी लगातार लागू कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही थी ममता बनर्जी की सरकार में, उससे अब धीरे धीरे पश्चिम बंगाल की जनता को राहत भी मिल रही है, ये भी आप लोग कह रहे हैं। आखिर सब कुछ हो रहा है, लेकिन टीएमसी के वो नेता बीजेपी में क्यों जा रहे हैं जिन पर टीका टिप्पणियां हो रही थी चुनाव के समय, जिनको भ्रष्टाचारी कहा जा रहा था, जिनके ऊपर कई सारे आरोप लग रहे थे? देखिए, मैं बता दूं आपको कि 208 सीट हमारी है पश्चिम बंगाल में, और 208 सीट में हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीते हैं। आप एक भी बता दीजिए कि एक भी विधायक को मैंने दल में लिया है। इनके खुद के 20 एमपी टूट करके एनडीए गठबंधन में एक पार्टी एनसीपी आई, उसमें जाकर के समर्थन देते हैं। सुमित जी, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, फिर जवाब दीजिएगा। नहीं तो हम बोलना शुरू करेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। असम में कांग्रेस का बना रखा है, टीएमसी का सीएम बना दिया, आपका है ऐसे आप दबे हुए हैं तो मैं और आपकी आवाज नहीं दबाना चाहता। बंगाल की जनता है तो कांग्रेस मैं दबाना नहीं चाहता आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी नहीं मिला सीएम बनाने के खिलाफ में मुझे मिला है। देखिए, मैंने शुरू से चैनल पे कई सारे शो मैंने किया है, और ये क्या करता था कि आपके ये वही सीएम है जिन्होंने पानी पी करके कोसा था अमित शाह को, मोदी को, पार्टी को गालियां दी। वही सीएम है, ये वही सीएम है, क्योंकि इस पार्टी का कोई एजेंडा नहीं, उठा के देख लीजिए, पार्टी का एक ही एजेंडा है, उठा के देख लीजिए, दूसरा एजेंडा है मुस्लिम तुष्टिकरण, तीसरा कोई एजेंडा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एकदम क्लियर है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ सबसे लास्ट में आता है। लेकिन इनके दल में सेल्फ सबसे पहले आता था, बिल्कुल सही कहा। भगवान तक को नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग भगवान तक को नहीं छोड़ रहे हैं। प्रभु श्री राम का चंदा खाने वाले भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी के लोगों को खरीद रहे हैं, कार्रवाई कराइए ना, बुलडोजर उनके घर पे करवाइए ना, या इनके राज्यसभा सांसदों जिन्होंने प्रभु इस्तीफा खा लिया, इस्तीफा देकर मोदी जी की लगता तो ऐसा ही है। ममता बनर्जी जनता को लूटा है, और देश के हित में जो बिल पास होते थे उस बिल पर हर वक्त
ममता बनर्जी अरे कौन से बिल कौन पास से नहीं बिल होने देना, कौन से बिल की बात कर रहे हैं? महिला कौन मुख्यमंत्री से थी बिल? लेकिन महिला देश में आरक्षण आग बिल लगा पास नहीं नहीं गई? होने दी, तो उसको महिला लेकर के आरक्षण का उनके महिला राज्यसभा आरक्षण तो आप लोग सांसद और 23 में उनके कर चुके जो थे, सांसद थे उन लोगों ने आपस में बात किया इम्प्लीमेंट होगा करना था आपको। कि एक अरे विकसित भारत 2023 में पास को कर और चुके हो यार, मजबूत करने के चूतिया लिए, बनाते मोदी हो जी आप के लोग जनता हाथों को को। और मजबूत करने के लिए आप जनता हम को लोगों को मोदी जी पागल बना रहे, के बेवकूफ साथ बना रहे आना हैं आप चाहिए, लोग। लेकिन हमने 2023 डायरेक्ट में पास कर भारतीय चुके जनता हैं पार्टी आप। में उनको शामिल नहीं किया। अरे हम 2023 में उन्हें पास कर चुके हैं वो खुद भाई। एक हमारी पुरानी गठबंधन पार्टी थी आसाम की महिला आरक्षण बिल एनसीपीआई, 2023 में उसमें पास हो जाकर के चुका है। 20 सांसद आप लोग को मिले बस हुए हैं, यही उसके बाद गठबंधन में शामिल हुए। और बात रही राज्यसभा सांसदों की, तो उन्होंने गलती इस्तीफा है दिया और कि बंगाल भाई की जनता के लिए गलत चीज को। पुनः उन्हें राज्यसभा अरे भेजा गया। ईमानदार तो व्यक्ति लोग, सुमित जी ईमानदार देखिए, व्यक्ति लोग सुमित जिन्होंने जी खुद टीएमसी के बंगाल दो के वोट नहीं थे है, भारतीय जनता पार्टी को गाली सुमित गई, उन्होंने मल्होत्रा आपको जी भारतीय खुद चलिए बिल्कुल बंगाल के नहीं सर है, सुमित प्रकाश जी मल्होत्रा प्रकाश जी से तो मेरा उन्हें सवाल बंगाल है। की हालत नहीं मालूम सुमित जी एक एक करके बताएंगे तो चीजें समझ में भी आएगी, नहीं तो एक साथ बहुत सारी आपकी जो बातें हैं वो जनता को भी समझ में नहीं आएगी और हमें भी समझ में नहीं आएंगी। प्रकाश सर, सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से अब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो रहा है, कई दौरे वो कर चुके हैं सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में, और देखा जाए तो पूरी तरह से फेंसिंग वगैरह भी की जा रही है, घुसपैठ ना होने पाए, कानून व्यवस्था को लेकर भी वहां पर बैठक हो रही है, बीएसएफ के साथ भी वो बैठक कर रहे हैं। कई सारी ऐसी चीजें थी जिनको लेकर, जैसे जन्म दर और मृत्यु दर का जो है वो डिजिटलाइजेशन करने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ टीएमसी भी पूरी तरह से टूट के बीजेपी में जा रही है। तो अमित शाह के इस दौरे को और जो टीएमसी का आप धीरे धीरे कह सकते हैं कि विलय हो रहा है बीजेपी में, उसको किस तरह से देखा जाए? अंकित जी, मुझे प्लीज 1-2 मिनट का समय दीजिए। मैं बड़ी ईमानदारी से बात करूंगा और पूरी निष्पक्ष रूप से बात करूंगा, किसी को पसंद आए चाहे ना आए। भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल जो है वो एकदम उनके रडार पर रहा है कि हमें इस राज्य का विकास करना है। नॉर्थ ईस्ट में जितना पतन कांग्रेस के शासन काल में हुआ, जितना गड्ढा नॉर्थ ईस्ट में भर दिया गया कि उसको वापस जमीन पर लाने के लिए लंबा समय लगता है। जब से भारतीय जनता पार्टी का उनके कुछ राज्यों में शासन आया है, आप देखिए कितनी कनेक्टिविटी हुई है, कितना संपर्क जुड़ा है, वहां पर सुरक्षा अगर देखें तो कितनी मजबूत हुई है। देखिए, ये बात हम टीवी के चैनल पर शायद न कह पाए, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि अपराध नियमित रूप से होते हैं या अधिक। अगर प्रशासन मजबूत नहीं है तो अधिक अपराध होंगे, अगर प्रशासन चाक चौबंद चुस्त है और नजरदारी रखता है तो कम होंगे। जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, भारत के गृह मंत्री के रूप में पूरे भारत से अगर नक्सलवाद का किसी ने सफाया किया है तो उसका नाम है अमित शाह। अमित शाह ने चेतावनी देकर के पूरे भारत से छत्तीसगढ़ और उधर के जो राज्य है, झारखंड है, दूसरे प्रदेश है, वहां से नक्सलवाद का घोषणा करके एक तय डेडलाइन के अंदर में सफाया किया है। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल, असम, ये सारे जिले जो हैं ये बांग्लादेश से जुड़ते हैं। वामपंथियों के शासन में यहां पर बांग्लादेशियों को होलसेल में बांग्लादेश से भारत में घुसाया गया। आप कुशल पांडे जी, मेहरोत्रा जी अच्छी तरह जानते होंगे कि बांग्लादेश की सीमा, भारत का खेत एक ही खेत है, उसमें बीच में कहीं कोई पार्टीशन नहीं है। उसका आधा हिस्सा बांग्लादेश में है, आधा हिस्सा हिंदुस्तान में। आप उछलकर इधर आ जाइए तो बांग्लादेश, उछलकर उधर जाइए तो भारतवर्ष। और आसानी के साथ में छोटे छोटे नाले हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, वहां से लोग आते थे। सेम पहरावा है, सेम रहन सहन है, सेम बोली भाषा है। करोड़ों की संख्या में लोग बांग्लादेश के यहाँ पर इतने 50 वर्षों में भारत में प्रवेश किए हैं, करने के बाद अलग राज्यों में भी चले गए। वामपंथियों ने उनको वोटर के रूप में इस्तेमाल किया। जब उनकी सरकार का पतन हुआ तो ममता बनर्जी ने भी इसी फार्मूले को अपनाया। वहां बस्तियां बना दी गई, वामपंथियों की बस्तियां बना दी गई। कई बस्तियों के नाम तो पांडे जी कलकत्ता में रहते उन्हें मालूम है, कई बस्तियों के नाम तो जमाई कॉलोनी है। जमाई कॉलोनी यानी कि लड़कियां यहाँ की, लड़के वहां के बांग्लादेश के लड़के आके यहाँ की बेटियों से शादी करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन होता है या जो कुछ होता है वहीं पे रह जाते हैं और बराबर अपराधों में भी लिप्त रहते हैं। उनमें रोहिंग्या भी हैं, सारे लोग हैं। तृणमूल सरकार के दौर में बार बार केंद्रीय गृह मंत्रालय इनको चिट्ठियां लिखी हैं। हमारे होम मिनिस्ट्री के होम सेक्रेटरी ने इनसे बात की कि आप हमें जगह दीजिए, बॉर्डर दीजिए ताकि हम फेंसिंग करेंगे। उन्होंने नहीं दी। सरकार को आए अभी 60 दिन हुए हैं। 1025 एकड़ से अधिक की जमीन भारतीय सीमा सुरक्षा बल को सौंप दी गई है। फेंसिंग का काम चल रहा है। घुसपैठियों को, हजारों घुसपैठियों को उनको बांग्लादेश की राह दिखा दी गई है, उनको वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। ये काम चल रहा है और पूरी सख्ती के साथ चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, बंगाल के अंदर में एक नया सूर्योदय हुआ है, नए नए निवेश आ रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं। कल ही मैंने कार्यक्रम अटेंड किया जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने श्याम स्टील ग्रुप के 15,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अमित शाह जी आज बंगाल में है। आज अमूल डेयरी जो गुजरात से है और पूरे भारत की एक बहुत बड़ा डेयरी फर्म है, दूध, दही और ये सब प्रोडक्ट्स के लिए, आज उनके 800 करोड़ के कारखाने का उद्घाटन हो रहा है। कुछ दिन पहले एक लक्स इंडस्ट्री ग्रुप है यहाँ पर, लक्स कोजी ग्रुप, उनका 600 करोड़ का हुआ और ये कतार लगी हुई है। और अडानी ग्रुप 2,500 का निवेश
कर रहा है अस्पताल में 2000 बेड का अस्पताल, जिसमें 1000 बेड गरीबों के लिए, 1000 बेड कॉमर्शियल होंगे अदर पेशेंट्स के लिए। सारी सुविधाएं जो अब तक एकदम समझिए रसातल में जा चुकी थी। स्कूलों के अंदर में जबरदस्त घोटाले होते थे मिड डे मील में, इन्होंने मिड डे मील का जो भोजन डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था को बंद कर दिया और रामकृष्ण मिशन को दे दिया है। उनकी तरफ से पूरे राज्य में ये काम होगा, निवेश का काम हो रहा है, जीडीपी बढ़ेगी। साल भर के बाद में जब बंगाल सरकार की बैलेंस शीट आएगी तो ईमानदारी से धरातल पर आपको पता चलेगा कितने लोगों को नया रोजगार मिला है, कितनी नई इंडस्ट्रियां आई है। देखिए जब परिवेश बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, बंगाल हर तरीके से देखे तो प्राकृतिक संपदाओं से भी संपन्न है। यहाँ पर रेल की कनेक्टिविटी है, आकाश मार्ग से कनेक्टिविटी है, जल मार्ग से भी कनेक्टिविटी है, पोर्ट यहाँ पर है। पूरे देश का एक देखे तो ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा गेटवे भारत का जो है, यहाँ पर इंडस्ट्री की बहुत सुविधाएं हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ में इन लोगों ने जो काम किया, और मेहरोत्रा जी ने जो कहा कि सीबीआई का, ईडी का बेजा इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि तृणमूल सरकार के जिस जिस मंत्री के घर पर, जिस जिस नेता के घर पर सीबीआई ने और ईडी ने दबिश दी है, उनके घर से करोड़ों की रकम बरामद हुई है। और आपने ये भी देखा होगा कि तृणमूल पार्टी के छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे नेता जो कट मनी लिया करते थे, सौदेबाजी तोलेबाजी किया करते थे, आज वो भिक्षा मांगकर रुपए लेकर बैठे हैं कि भैया मैंने आपके रिश्वत के रुपए लिए हैं, आप आके ले जाइए। ये सारी शिक्षा ममता बनर्जी ने दी। चलिए बिल्कुल प्रकाश जी इसी का जवाब हम सुमित जी से, इसी का जो आपने जो सारी बातें की उसका जवाब हम सुमित मेहरोत्रा से ले लेते हैं। सुमित जी, अभी आपने सुना प्रकाश जी ने कई सारी बातें कही, इन्वेस्टमेंट का फेलियर था, इसके अलावा कई सारी योजनाएं थी जो लागू नहीं हो पा रही थी, भ्रष्टाचार का वहां पर मामला था, सीबीआई ईडी जो छापेमारी चल रही है, जिनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनके घर से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। आखिर चुनिंदा लोगों को ही सीबीआई का डर क्यों सता रहा है? अगर ऐसी बात है तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी जी को भी चले जाना चाहिए बीजेपी में, अगर उनको सीबीआई का डर है। बाकी के नेताओं को, पूरी टीएमसी का विलय बीजेपी में हो जाना चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है कि हमारे अगेंस्ट में कोई विपक्ष रहे ना। आप किसी को उठा के देखिए, पहले इन्होंने कांग्रेस को तोड़ा, कांग्रेस को तोड़ के इन्होंने कांग्रेस मजबूत हो गई। हम तो कहते हैं आप और तोड़िए। और जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिन लोगों ने, ये तो कोई उदाहरण नहीं है, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, कुशल भाई भी इसके ऊपर शायद राजी होंगे, क्योंकि कन्नी काट जाएंगे वो चीज से। बिहार के अंदर जिस एक लड़के ने मोदी जी की मां को गाली बकी थी चुनाव के समय पे, पता भारतीय जनता पार्टी ने उसने क्या करा? भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपना विधायक बना दिया टिकट देकर के। ये तो हालात बने हुए हैं। रही बंगाल की बात, बंगाल के अंदर तो भाई देखिए सीबीआई ईडी का खेल चल रहा है। अभी जिस तरीके से हमारे प्रकाश भाई कह रहे थे कि साहब सीबीआई ईडी का खेल है और इनके नेताओं क्या करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो भाई ईमानदारी बता दीजिएगा प्रकाश भाई, जितने भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में चलेगा, फाइलें बंद हो गई नहीं हो गई। सुबह अधिकारी का क्या हुआ? 5 लाख रुपए लेते पकड़े गए थे, 5 लाख रुपए लेते। देश के प्रधानमंत्री या तो झूठा बोल रहे हैं, या तो देश के प्रधानमंत्री ने देश के आगे झूठा बोला। ये वीडियो में 5 लाख रुपए लेता हुआ जेब में डालते हुआ उसके प्रधानमंत्री 2019 में कहा था। या तो ये बता दीजिए देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलना या फिर शुभेंदु अधिकारी झूठे, कोई तो एक झूठा है। अंकित भाई, मैं तो इन्हीं से पूछना चाहूंगा भाई, आप बता दीजिए देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं, फिर कह दीजिए देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। भाई इतने ईमानदार हैं शुभेंदु अधिकारी, तो उनका प्रचार गलत क्यों कर रहे थे? और आज वो भारतीय जनता पार्टी में आना, जैसे ही उन्होंने चीजें कही 2019 में, शुभेंदु अधिकारी इतने ईमानदार थे, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। 5 लाख रुपए लेते पकड़े गए थे टेबल के नीचे से। वो आज तक फाइल सुमित जी प्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं हम। प्रकाश जी मैं जवाब देना चाहता हूं सुमित भाई। दीजिएगा प्रकाश भाई, दीजिएगा। देखिए आप दीजिएगा, आप मुझसे बड़े हैं, चीजें अच्छी जानते हैं, क्योंकि आपको अखबार चलाना है, राष्ट्रीय उसमें है, तो आपको चलाना है कि कहीं कल को सीबीआई ईडी ना पहुंच जाए, क्योंकि अगेंस्ट में बोलेंगे तो सीबीआई ईडी पहुंच सकती है। जो पहुंचती है बीबीसी लंदन चैनल पे पहुंची, कई जगह पहुंच गई, कई एडिटर्स को छोड़ना पड़ गया। अभी न्यूज 24 की एक अलका सिंह जी हैं, उन्होंने जरा सा थोड़ा सा कुछ पूछ लिया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, तो उनके यहाँ सीबीआई ईडी का पहुंच गया नोटिस, उन्होंने छोड़ दिया न्यूज 24। तो ऐसी हालत हुई है। मेरा ये कहना है, नहीं करूंगा सुमित भाई, मेरा ये कहना है, मुझे कोई नहीं है, मैं आपके पक्ष में सीखने को मिलेगा, मैं चाहता हूं, मैं आपके पक्ष में कुछ बोलना चाहता हूं सुमित भाई। मेरा ये कहना है कि जिस प्रसंग को लेकर आप शुभेंदु अधिकारी पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये इल्जाम आपने उस दिन मैं नहीं लगा रहा हूं जी प्रकाश भाई, मैं नहीं लगा रहा हूं, भाजपा में चलेगा बना रहा है, और आपकी पार्टी के मंत्री, आप फिराद हकीम उसमें थे,
उसके अंदर में हुमायूं कबीर आईपीएस ऑफिसर थे, बॉबी हकीम उसके अंदर में थे, शोभन चट्टोपाध्याय उसके अंदर थे, मदन मित्रा उसके अंदर थे, प्रोफेसर सोगत राय उसके अंदर थे, काकोली घोष उसके अंदर थी। ये सारे आपके मंत्री थे, सांसद थे, मित्र थे, पुलिस ऑफिसर आपके सरकार थे, जिसको आपकी सरकार ने दास बना के रखा। आपने उन पर अंगुली क्यों नहीं उठाई? जिस दिन शुभेंदु अधिकारी भाजपा में चले गए उसके बाद में आपको खजूली होने लग गई और आप शुभेंदु अधिकारी पर उंगली उठा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी पार्टी के जो मैं क्यों अनुपम भाई मुख्यमंत्री है भाई, बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री हैं। मैं प्रधानमंत्री लगा चुके थे वो सारे के सारे लोग आज अभिषेक बनर्जी पर उंगली उठा भाई, आप आजादी देश के प्रधानमंत्री ना लगा, मैं कौन होता हूँ? मैं देश के प्रधानमंत्री को झूठा थोड़ा कह सकता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री है भाई, और उन्होंने कोई चीज बात कही है तो हम लोग को मानना चाहिए। ये शुभेंदु अधिकारी आपको सुमित जी अभी आपने कई सारी बातें कही, आपने अभी कई सारी बातें कही, आपने बहुत सारी बातें कही। आपने ये भी कहा कि जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है उसके घर ईडी की छापेमारी हो जा रही है। क्या जो नहीं बोल रहा उसके घर पे नहीं हो रही है? सिर्फ उन्हीं के घर पे छापेमारी हो जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, वहां पे कानून व्यवस्था नहीं है। अंकित भाई अच्छा एक चीज बता दीजिएगा, ये तो कुछ नहीं है। महाराज का कितना बड़ा खेल हुआ था। अजीत पवार नाम सुना है ना, सबने सुना है। उन्होंने खुद चैनल के आगे कहा था मैं 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज हूँ और फिर भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ। क्या हुआ? चलिए सुमित जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। आदित्य जी, जिस तरह से पूरा समीकरण बन रहा है, अमित शाह लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का, और पूरी तरह से एक देखा जाए तो टीएमसी के कई सारे सांसद विधायक जो वहां के नेता हैं वो भी अब बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं, और अमित शाह का दौरा साफ तौर पर ये स्पष्ट तौर पर संकेत भी दे रहा है कि अब पूरी तरह से किलेबंदी पश्चिम बंगाल की जा रही है। इसका मैसेज क्या? और देखिए अंकित, वैसे तो वो किलेबंदी बॉर्डर की करने गए हुए हैं अमित शाह, लेकिन चूंकि वो राजनीतिक हस्ती हैं और भाजपा के चाणक्य कहे जाते, तो तय बात है कि वो सिर्फ वहां पर बॉर्डर की नाकेबंदी करने नहीं गए, बल्कि कुछ और भी पर्दे के पीछे से खेल निश्चित तौर पर चल रहा होगा। और जो जिस अंदाज में तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग हो गई है, जो उसका अस्तित्व बचाने का संकट आ गया है, तो ये इतना तो साफ है कि आने वाले समय में कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी बड़ी दरार आ सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ही गिने चुने लोग उसमें बचे, ऐसा भी हो सकता है। और इसको विपक्ष ऑपरेशन लोटस कह रहा है, कहीं कोई ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से विपक्ष तितर बितर हो रहा है, ये अपने आप में चिंताजनक बात है। और विपक्ष मजबूत रहे, इसकी कवायद पूरे विपक्ष को एक साथ मिलकर करनी चाहिए, ना कि ऐसा हो कि 2024 के जब चुनाव हो रहे हैं तो ममता बनर्जी अलायंस इंडिया से अलग है, वहां पर विपक्ष एक होकर के चुनाव ही नहीं लड़ रहा पश्चिम बंगाल में। तो ये विपक्ष इसके लिए खुद भी जिम्मेदार है, उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। सत्ता तो तोड़ेगी विपक्ष को, सत्ता तो चाहेगी ही कि विपक्ष उतना मजबूत ना हो कि उसको कहीं से हिला पाए या उसको कहीं से कमजोर कर पाए। तो ये चुनौती है, बड़ी चुनौती है। इसको सभी को देखना चाहिए कि किसी भी सूरत में ये मजबूती बनी रहे, विपक्ष बना रहे, ताकि सुंदर सा लोकतंत्र देश में कायम रहे। जी अंकित। बिल्कुल। कुशल जी, सवाल मेरा आपसे होगा। सर, देखा गया है जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव के पहले टीका टिप्पणियां जोर शोर से होती हैं। जो भी विपक्षी दल के नेता होते हैं, विपक्षी पार्टियां होती हैं, उन पर आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के, घोटाले के, हर चीज के आरोप लगते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है या जैसे ही चीजें अपने अनुकूल करनी होती हैं, तो फिर उनके सारे आरोप धुल जाते हैं, वो बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं। इसको किस तरह से देखा जाए, और कितने लोग ऐसे भी हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वो दोबारा से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या अन्य पार्टियों में जा रहे हैं? जिस पार्टी में वो जा रहे हैं वो पार्टी आरोप लगाना बंद कर दे रही है उन पर। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो अगर ये सुमित जी या कोई कह रहा है कि ये घोटालेबाज या करप्टेड आदमी को हम ले रहे हैं, अगर खुद टीएमसी की अगर कोई भी गुट कह रहा है ये बात, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा कि इतने दिनों तक तो आपके पास में थे, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता है, कार्यकर्ता है, ये बंगाल से नहीं है, लेकिन बंगाल की स्थिति के बारे में इन्हें नहीं मालूम है। और जो लोग आ रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले ही कहा था कि हमारा दरवाजा बंद है, आज भी दरवाजा हमारा बंद है। 4 तारीख को, 4 मई को शाम को बाहर से लोग उत्तरी पहन खिल करके बीजेपी बन गए, लेकिन उन लोगों को हमारे दल में कोई स्थान नहीं मिलेगा। देखिए, बात है दिल्ली की, राज्यसभा जो एमपी इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद पुनः उनको भेजा गया भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, और राज्यसभा एमपी बने, राज्यसभा एमपी बन करके देखिए, लग रहा है कि देश हित में काम जरूरी है, और देश को मजबूत करने के लिए हमें मोदी जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। बहुत ऐसी बिल है जो देश के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल कुशल जी, समय की कमी है। सुमित जी, कुशल जी, समय की कमी है। अब एक छोटा रिएक्शन आप सभी लोगों से ले लेते हैं। सुमित जी, आप कुछ कह रहे हैं?
देखिए अभी कुशल भाई ने हमारी बड़ी अच्छी बात कही कि हम मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप आतंकवादियों को भी अपने संग में ले लीजिए। एक एमपी इनके राज्यसभा बरेक साहब जो हमारे पार्टी में थे, अभी तीन में से जो एक बने हैं, उनके ऊपर तो इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुमित जी अब मैं इसी पे, देखिए ऐसा है, अजीत पवार की आप बात कर रहे थे, आप शरद पवार जी की बात कर रहे थे। जब अजीत पवार जी शरद पवार जी के साथ थे तब तो आपके साथ भी गठबंधन था, इंडी गठबंधन, वो भी शामिल थे। जैसे ही वो अलग हट रहे हैं, अब उनके ऊपर टीका टिप्पणियां शुरू हो जा रही हैं। ये तो आपकी पार्टी भी करती आई है ना, ये सारी बात चीजें। नहीं, देखिए मैं अंकित भाई, मैं तो खुद जानना चाहूंगा कि इतनी ईमानदार पार्टी है, इतने बढ़िया लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो खुद जानता हूँ कि कुशल भाई भी इतने बढ़िया है, पर क्या भ्रष्टाचारियों को आज आप अपने संग में लेते चले जा रहे हैं? विपक्ष में है तो वो भ्रष्टाचारी है, भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो भ्रष्टाचारी नहीं है, धुल गया वो वाटर। देखिए भ्रष्टाचारियों की हमारे पास किसी को भी कोई ले जगह नहीं है। मैं कल भी कहता था, नहीं, चलिए सर प्रकाश जी से रिएक्शन ले लेते हैं। प्रकाश जी ये देखा गया है, जैसे ही राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जैसे सपोज आप बीजेपी की बात कर लीजिए, अन्य पार्टियों की बात कर लीजिए, कमोवेश यही स्थिति सबकी होती है। जब जो विपक्ष में होता है उस पर आरोप लगते हैं, जैसे ही वो पार्टी में शामिल होता है उसको दूध का धोला घोषित कर दिया जाता है। अब अंकित जी देखिए, राजनीति में कोई दल बदल ना हो ये संभव नहीं है। दल है तो दल बदल भी होंगे, लेकिन अब दल बदलू का दौर चलता है। विचारधारा पश्चिम बंगाल में तृणमूल की तो कोई विचारधारा है नहीं। मैं स्वीकार करता हूं कि भाजपा और राष्ट्रवादी लोग वामपंथियों के विरोधी हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि वामपंथियों की कोई विचारधारा तो है, तृणमूल की तो कोई विचारधारा ही नहीं है। तृणमूल की कोई विचार, और ममता बनर्जी क्या दल बदल की बात करेगी, वो तो खुद दूसरी पार्टी छोड़ करके आई है। उन्होंने बंगाल के अंदर में कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी में भर दिया, और उसके बाद जब देखा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है, 2011 में भाजपा के 77 विधायक जीत करके आए थे, उसमें से कितने लोगों को ममता बनर्जी ने तोड़ा है? तोड़ने का काम ममता बनर्जी ने किया है। और ममता बनर्जी ने जब कहा खेला होबे, तो अब ये वक्त आ गया कि ममता बनर्जी खेला देखें। उनको खेला देखना पड़ेगा। जो जाल उन्होंने खुद बिछाया था, उस बिसात में वो खुद फंस गई हैं। शतरंज की चाल में उनकी तमाम गोटियां बाहर गिर चुकी हैं। इसलिए अब ममता बनर्जी का मैं आप अंकित जी 5 वर्ष के बाद में भी आप मुझे बुलाइएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि तृणमूल पार्टी अब बंगाल में जिस मुकाम पर पहुंच गई है, वहां से एक पायदान भी ऊपर नहीं आ पाएगी। और इसका एकमात्र कारण है इस पार्टी के शीर्षस्थ नेता अभिषेक बनर्जी और उनके घोटालों की नीति, नेताओं को भ्रष्टाचार। ममता बनर्जी ने इसको ढक दिया, और बंगाल को बांग्लादेश बनाने की नीति, हिंदुओं को बांटने की, हिंदुओं को अपमानित करने की, और एक दूसरे धर्म विशेष को आगे बढ़ाने की जो नीति थी वो खत्म हो गई है। अब राष्ट्रवादियों का शासन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों की सरकार है। बंगाल का औद्योगिक विकास होने जा रहा है। अब इसका आप परिवर्तन नहीं कर सकते। बंगाल में नया सूर्योदय है, और जिन लोगों ने बंगाल का विनाश किया है, अब वो लोग अपने हाशिए से भी बाहर जा चुके हैं। बंगाल के विकास को अब कोई रोक नहीं सकता। और एक बहुत अच्छी बात यह है अंकित जी कि बंगाल में लगभग 50-60 वर्षों के बाद ये पहला मौका है जब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक विचारों की सरकार है। जब वामपंथियों की सरकार बंगाल में थी तो वहां कांग्रेस के साथ लड़ाई थी। जब तृणमूल की सरकार आई तो इसने भाजपा को कुछ समझा ही नहीं। राष्ट्रपति बंगाल में आती है तो उनका अपमान होता है। राष्ट्रपति का अपमान भी करने वाला राज्य रहा है बंगाल, और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की। अब ये बंगाल ये सब नहीं देखने वाला है। बंगाल में अच्छी चीजें होने वाली हैं, काम हो रहा है, निवेश आ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, और ये सारी चीजें समयबद्धता के साथ पूरी होगी। अपराध पर 0 टॉलरेंस, गुंडा दमन कानून आ चुका है। इन लोगों की गुंडागर्दी जितनी थी, जो विरोधी लोग हैं उनको थाने में बंद कर दो, गरीब लोगों के केस मत लो, घर को जला दो, बेटियों की इज्जत लूटो, अपराधियों के एकदम समझिए राजनीतिक अपराधियों का राजनीतिकरण कर दिया था। वो दौर खत्म हो गया है, और बंगाल में लोग अभी इस सरकार को पसंद कर रहे हैं। जब तक ये सरकार गलत काम नहीं करेगी, ये सरकार मजबूती से चलेगी और विकास के पथ पर चलेगी। 3,000 रुपया मिल नहीं रहा है, वादा करा था 3,000 रुपया। चलिए बिल्कुल प्रकाश जी, आदित्य द्विवेदी भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य जी, जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, ईडी सीबीआई की धमकी दिखाकर पूरी तरह से टीएमसी को तोड़ा जा रहा है। सुमित जी ये कह रहे हैं कि डर की वजह से टीएमसी जो है वो टूट रही है, और अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं। फिलहाल अब दौरे के बाद की जो तस्वीर है वो भी सामने आ जाएगी कुछ ही दिनों में। कितना इफेक्टिव होगा अमित शाह का ये बंगाल दौरा? और दूसरी चीज, क्या वाकई में डर की वजह से, ईडी सीबीआई की डर की वजह से टीएमसी में टूट हो रही है?
देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। अगर हम अंकित बात करें तो इसमें एक तो ममता बनर्जी और उनके भतीजे की एक तरह से हिटलरशाही भी कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार है। और इसके अलावा ये हम बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं कि ईडी सीबीआई का सत्ता पक्ष मिसयूज नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्योंकि वही बात है कि जब अजीत पवार विपक्ष में होते हैं तो उनके खिलाफ बात उठाई जाती है, और उसके बाद जब सत्ता में आ जाते हैं, को डिप्टी सीएम बन जाते हैं, तो ये बात नकारी नहीं जा सकती है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बात भी इतनी बड़ी जो टूट हुई है उसके पीछे दोनों कारण हैं कि जिस तरह से परिवारवाद की तरफ आगे बढ़ी है ममता बनर्जी, इसकी जगह अगर वो अपना उत्तराधिकारी कोई और सक्रिय राजनेता को या अपनी पार्टी के किसी बड़े नेता को घोषित करती, जो अघोषित रूप से जिस तरह से इन्होंने अपने भतीजों को किया हुआ था, तो शायद इतनी बड़ी टूट ना होती। तो इतनी बड़ी टूट की दोनों वजह हैं, दोनों चीजें इसमें प्रभावी रही हैं। ममता बनर्जी की अपनी जिद, अपनी एक तरह से एक छत्र नेता होना, एकमात्र नेता होना, तो ऐसे में एक अंदर जो घुटन होती है, तो जब मौका मिलता है तो नेता दौड़ भाग करते हैं। दूसरा, उन्हें यह भी डर था कि अगर वो सत्ता के साथ नहीं गए अभी तो उनके बचने का कोई चांस नहीं बचेगा, इसलिए भी जो है उन्होंने सत्ता का दामन थामा या नहीं थामा, एक परोक्ष रूप से एक अलग पार्टी में वो लोग सब एक साथ चले गए। तो ये दोनों बातें इफेक्टिव हैं। और ऐसे में विपक्ष जब ये बोलता है कि भाजपा वॉशिंग मशीन लेकर बैठी हुई है जिसमें सभी लोगों को साफ सुथरा कर देती है, तो इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है। अंकित जी, चलिए, बिल्कुल आदित्य जी, हमें इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा क्योंकि समय कम है और समय अब यही कह रहा है कि इस चर्चा को यहीं विराम दिया जाए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुशल पांडे जी, आपका धन्यवाद। सुमित मेहरोत्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अमित शाह दौरे पर है पश्चिम बंगाल के। अब देखने वाली बात यही है कि किस तरह से वो किलेबंदी करते हैं जिससे टीएमसी उस किले में दोबारा से सेन ना लगा सके। फिलहाल 5 की पड़ताल में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।